हेलो दोस्तों, वंदे भारत चाय में आपका स्वागत है। मैं शुभम दुबे आपके लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर्स लेके आए हैं जो आपकी आने वाली प्रतियोगिताओं में बहुत कारगर साबित होंगे। ये क्वेश्चंस आपके आने वाली प्रतियोगिताओं में फंस भी सकते हैं और इनसे आपको बहुत ज़्यादा मदद भी मिल सकती है। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, समय बर्बाद न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, नमी सोखने के बाद सिल्का जेल का रंग कैसा हो जाता है? ए नीला, बी काला, सी गुलाबी और डी बैंगनी। तो इसका आंसर होगा गुलाबी। सिल्का जेल जो है नमी जब सोख लेती है तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है। नमी सोखने से पहले सिल्का जेल होता है ब्लू कलर का, जब वो नमी सोख लेती है तो गुलाबी कलर का। गुलाबी कलर यह प्रदर्शित करता है कि सिल्का जेल की अब नमी सोखने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। तब उस सिल्का जेल को बदल दे दीजिए या उस सिल्का जेल को गर्म करके उसके रंग को वापस फिर से ले आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, धातुओं में ड्रिल करने से पहले ग्राइंड होल करने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? पहला सेंटर पंच, बी चाकू, सी पेंसिल, डी छेनी। तो इसका आंसर होगा ए सेंटर पंच। देखिए दोस्तों, जब धातु की कोई सीट हो या कोई चीज़ हो तो उसे ड्रिल करने से पहले वहाँ पे कोई निशान बनाया जाता है कि थोड़ा सा हल्का सा छेद किया जाता है, जिससे वहाँ पे आप किसी चीज़ को ड्रिल करते समय उसी जगह पे छेदा करें, आपको मदद मिल सके। तो इसीलिए हम लोग सेंटर पंच का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हल्की धातुओं को ठोकने के लिए कौन सा हैमर प्रयोग करते हैं? ए पाइप वाइज, बी बॉल पेन हैमर, सी मैलेट, डी क्रॉस पिन हैमर। इसका आंसर होगा सी मैलेट। आपने देखा होगा दोस्तों कि दुकानों या कहीं भी ऐसे जगहों पे जहाँ पे ये काम होते रहते हैं टीने या इसके, तो सब हल्के धातुएं होती हैं। तो उनको हम अगर हथौड़े या किसी और चीज़ से ठोकते हैं तो उन पे धब्बे या वो मुड़ भी सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग मैलेट का उपयोग करते हैं जो लकड़ी की बनी होती है। उससे न उस निशान नहीं पड़ता और आराम से वो ठोका भी जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। चौथा, किसी जॉब को पकड़ने के लिए कौन सा औजार प्रयोग करते हैं? पहला हैंड वाइस, बी पाइप वाइस, सी पिन वाइस, डी बेंच वाइस। तो इसका आंसर होगा बेंच वाइस। देखिए दोस्तों, जब आप लोग किसी औजार को बनाते या कुछ भी बनाते हैं तो उसे पकड़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसे हम लोग ठोकना या कुछ भी करना होता है या गर्म करना होता है तो उसे पकड़ने की ज़रूरत होती है। हाथ से तो आप पकड़ नहीं सकते हैं, हाथ को नुकसान पहुंच सकता है कुछ भी। तो उसको पकड़ने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। आप लोगों ने देखा होगा अपने वर्कशॉप में या बहुत जगह काम दुकानों पर देखा होगा जहाँ काम चलता होगा, तो वहाँ पर एक जो चीज़ का लगा के उपयोग करते हैं वही होता है बेंच वाइस। क्वेश्चन नंबर 5 में पाते हैं। पत्थर की दीवार का या कंक्रीट की दीवार छेद करने के लिए कौन सा औजार प्रयोग करते हैं? ए कोल्ड छेनी, बी फार्मर चिंजल, सी हाथ चिंजल, डी रॉयल प्लग। तो इसका आंसर होगा डी रॉयल प्लग। दोस्तों, जैसे हम बिजली के जब भी घरों में तार बिछाते हैं तो हमें एक जगह से दूसरे जो दीवार में, जैसे अब जिनकी घरें बन गई हों या बन चुकी हैं, तो वो हमें तार को एक बाहर से अंदर ले आने के लिए छेद करने पड़ते हैं, उस जगह होल करना पड़ता है। या हो सकती हो कंक्रीट की दीवार हो या ऐसे भी हो सकती हैं दीवारें, पत्थर हो सकती हैं। तो उन्हें छेद करने के लिए हम रॉयल प्लग का उपयोग करते हैं, जिससे हम आसानी से उसमें पाइप लगा के तार को निकाल सके बाहर। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अपेक्षा कितना गुना भारी होता है? ए 1840, बी 132, सी 1320, डी 1640। तो इसका आंसर होगा 1320। जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है वह प्रोटॉन से कितना गुना भारी होता है। इसमें कहने का यह तात्पर्य है कि जो इलेक्ट्रॉन है वह प्रोटॉन से कितना गुना भारी होता है। तो 1320 गुना ही भारी होता है वो लगभग। क्वेश्चन नंबर 7, समान पोलैरिटी का प्रभाव क्या होता है? ए एक दूसरे को आकर्षित करेंगे हैं, बी एक दूसरे को विकर्षित करते हैं,
सी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। जब समान पोलरिटी मतलब कि समान आवेश होते हैं, अगर देखिए आप लोग को पता होगा कि दो आवेश प्लस होते हैं, एक माइनस होता है। जब कोई दो आवेश समान आवेश हो तो एक आपस में समान रखा जाए, उनको एक आपस में रखा जाए तो वो दूसरे को विकर्षित करते हैं। और अगर उन दोनों को अलग अलग पोलरिटी, जैसे एक प्लस हो एक माइनस हो, उनको रखा जाए तो वो लोग एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और जबकि प्लस प्लस या माइनस माइनस को पास में रखा जाए तो वो दोनों को ढकेलेंगे, जैसे विकर्षित करेंगे। विकर्षित मतलब ढकेलना होता है, आप लोग ने ये देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 8वें पे आते हैं। संधारित्र वोल्टेज स्थिर रखकर जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है तो प्लेटों के बीच का बल डैश हो जाता है। ए अधिक, बी कम, सी स्थिर, डी बढ़ अथवा कम हो जाता है। यह उन धातुओं पर निर्भर करता है जिनसे प्लेटों का निर्माण होता है। तो इसका आंसर ए होगा, अधिक। कहने का मतलब ये है कि जो संधारित्र है उसकी वोल्टेज को हम अब कोई संधारित्र आप लोगों ने देखा होगा, देखिए संधारित्र आपके पंखे में भी लगा रहता है, आपके घरों में बहुत सारे संधारित्र उपयोग होते हैं, कैपेसिटर जिसे कहते हैं। तो उन्हें वोल्टेज जो होते हैं उनकी वोल्टेज को हम स्थिर कर दिए। मान लीजिए घर की वोल्टेज 220 है या डीसी वोल्टेज, वो स्थिर कर दिए हैं। तो और वो कौन सी संधारित्र उपयोग हो रही हैं? समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र जो हैं उनकी वोल्टेज को हम स्थिर कर दिए हैं। तो उनका क्षेत्रफल जो है, जैसे उनका जो प्लेटों का जो उसमें दो प्लेटें होती हैं, अगर उनके प्लेटों का जो क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसे कहते हैं, उनको हम बढ़ा देते हैं तो प्लेटों के बीच का जो बल है, मतलब कि उनके धारा मतलब उनके वोल्टेज को या पावर को, जो कहते शक्ति को, क्षमता रखने के अपने अंदर समाने की क्षमता जो होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है या घट जाती है, क्या होती है? तो इसका आंसर होता है सी, ए अधिक हो जाती है। इसका सूत्र होता है, इसके सूत्र से ही देख लेते हैं। सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन आर इंटू ए अपॉन डी। तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और ए अपॉन डी, तो इसमें बोल रहा है ए को देखिए जो होता है सी वो प्रोपोर्शनल होता है ए की क्षेत्रफल के। अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा? उसकी धारिता जो है बढ़ जाएगी, तो मतलब बल बढ़ गया। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 8 पे आते हैं, 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? पहला आवेश का, बी ऊर्जा का, सी शक्ति का और डी बल का। तो इसका आंसर होगा ए आवेश का। इसका सूत्र होता है Q बराबर आई टी। आई जो उसका मात्रक होता है एम्पियर और टी का मात्रक होता है सेकेंड, और Q जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा आवेश। क्वेश्चन नंबर 10वां, एक बिजली के लैंप को 100 वाट 220 वोल्ट के रूप में चिन्हित किया जाता है। फिलामेंट का प्रतिरोध होगा ए 22 ओम, बी 484 ओम, सी 32 ओम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, जो बिजली का लैंप होगा आपने उनमें देखा होगा, बिजली का लैंप या बल्ब या आपने ट्यूबलाइट या सैफल, तो उस पर देखिएगा आप लिखा होगा 100 वाट 220 वोल्ट या 240 वोल्ट। तो वही इसमें कह रहा है कि 100 वाट और 200 वोल्ट है। तो उस जो फिलामेंट बल्ब के अंदर लगा होता है, देखे होंगे तार टाइप का, टंगस्टन का बना होता है, तो उसमें वो उसका प्रतिरोध उस वक्त क्या होगा? जो 100 वाट और 220 वोल्ट होगा। तो इसका चलिए हम लोग पूरा सॉल्व करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पावर पी 100 वाट जो दिया है, पावर का मात्रक क्या होता है? वाट। तो इसीलिए पी की जगह लिखा हमने 100 वाट। और भी मतलब वोल्टेज, तो भी बराबर 200 वोल्ट। तो इसका सूत्र देखिए क्या होता है, पी बराबर भी स्क्वायर अपॉन आर होता है। मतलब कि पावर बराबर होता है वोल्टेज का वर्ग अपॉन प्रतिरोध। तो अब हम प्रतिरोध को इस साइड ले आते हैं बराबर के, और पी को इस साइड, तो आर बराबर भी स्क्वायर अपॉन पी। तो हम अब मान रख देते हैं, भी की जगह 200 और उसका वर्ग करते हैं, और पी की जगह 100। तो देखिए हमने काट दिया, तो 200 गुणे 2 आया, तो इसका आर का मान 400 ओम, जबकि ये आंसर में 400 ओम कहीं दिया ही नहीं है, तो इसीलिए इसमें से कोई नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 11वें पे।
किसी तार की मोटाई किसके मान पर निर्भर करती है? ए वोल्टेज, बी धारा, सी ए और बी दोनों पर, डी प्रतिरोध पर। तो इसका आंसर होगा बी धारे पर। जो तार आपकी होती हैं वो देखे होंगे आप लोगों ने, धारा जैसे जैसे जितनी बड़ी होगी उतनी मोटी तार ली जाती है। घरों आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो घरों या ऑफिसों बिल्डिंगों में उपयोग की जाती है तो उनकी केबलें देखती होंगी बहुत मोटी मोटी होती हैं, पर उनके वोल्टेज देखेंगे तो आपको 440 ही वोल्ट होती हैं या 220 ही वोल्ट रहती है, पर करंट का मान अधिक होने की वजह से उनके तारों की मोटाई बढ़ जाती है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो ये वहाँ देखा होगा तो और दूसरा एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती हैं ओवरहेड पे आती हैं तो उनके देखते हैं वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, 11 kV मतलब 11,000 वोल्ट, 33 kV, 132 kV, पर उनके तार जो देखते हैं वो बहुत पतले, उनके तार जो होते हैं वो केबलों से पतले होते हैं। ऐसा क्यों होता है? वोल्टेज के इसलिए होता है कि करंट आप जितना कम होगा तारों की जो मोटाई होती है वो उतनी ही कम हो जाती है, और उनका जो प्रतिरोध होता, उनका जो वोल्टेज अधिक होगा, पर उनका वोल्टेज अधिक होने से उनमें उनके तारों के कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए धारा बढ़ने पे ही वोल्टेज तार का मोटाई बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 12वां, कूलाम के नियम में दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल किसके अनुपाती होता है? पहला, उनके बीच की दूरी के वर्ग का, दूसरा आवेशों के गुणनफल का, तीसरा माध्यम के परावैद्युतांक का। ये तीनों दिया है तो अब इनके ऑप्शंस देखिए। ए केवल ए और बी हो सकते हैं, दूसरा हो सकते हैं, बी केवल दूसरा और तीसरा हो सकते हैं, केवल दूसरा और तीसरा हो सकते हैं, और बी जो है पहला और तीसरा हो सकते हैं, और डी केवल दूसरा हो सकता है। तो इसका आंसर होगा डी केवल दूसरा, आवेशों के गुणनफल का। इसका देखिए सर दोस्तों, जो होता है कूलाम का नियम जो होता है वो दो बिंदु आवेशों के बीच होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है बल का? F बराबर होता है 1/4πε0 इंटू, ऊपर में लिखा होता है Q1 इंटू Q2 अपॉन में R²। Q1 और Q2 जो होता है वो आवेश होता है, और नीचे जो होता है R जो होता है वो आवेशों के बीच की दूरी होती है। तो आप देख रहे हैं F जो होता है कूलाम के नियम के हिसाब बल जो होता है F वह Q1 और Q2 के अनुपात में है, और जबकि R जो है उनके बीच की दूरी जो है वह उनके विलोमानुपात है, मतलब प्रतिलोम है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि उनके अनुपाती कौन होता है? तो उनके अनुपाती उन आवेशों के गुणनफल होते हैं Q1 और Q2, जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग जो होता है वो उनके विलोमानुपाती होता है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा दूसरा। 13वां क्वेश्चन, किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है? ए इलेक्ट्रॉन के कारण, बी प्रोटॉन के कारण, सी आयन के कारण, डी सभी के कारण। तो इसका आंसर होगा ए इलेक्ट्रॉन के कारण। देखिए दोस्तों, किसी धातु का जो तार होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा सबसे अधिक होती है, और इलेक्ट्रॉन की वजह से ही उसमें धारा प्रवाह होता है, और इलेक्ट्रॉन की वजह से आवेश प्रोटॉन और आयन की वजह से नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिस दिशा में होता है उसके विपरीत दिशा में ही धारा का प्रवाह होता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पॉइंट्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14वां, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध डैश क्या होता है? पहला, ए बढ़ता है, बी स्थिर रहता है, सी घटता है, डी शून्य हो जाता है। तो इसका आंसर होगा सी घटता है। देखिए दोस्तों, अभी मैंने यही जस्ट बताया था कि चालक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ने पे प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है, तो इसका घटता है। इसका देखिए कैसे होगा, आपने ये सूत्र सुना होगा R बराबर रो L अपॉन ए, जहाँ R जो होता है वह प्रतिरोध हो गया, रो विशेष प्रतिरोध हो गया, L जो हो गया वो तार की लंबाई होगी चालक की, और जो A होता है वह उनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, R बराबर रो L अपॉन ए। R जो हो गया वह L के प्रोपोर्शनल होता है, अनुपाती होता है, जबकि A जो होता है वह विलोमानुपाती होता है। तो अगर A को बढ़ाएंगे हम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को, तो सीधे
आपका आर का मान घटेगा, क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर आप बढ़ाते हैं तो सीधे उसके विलोमानुपाती होता है, तो उसका ए का मान जो होता है वो सीधे बढ़ने से आर का मान घट जाएगा। तो आपका ए का मान जितना बढ़ाएंगे आप, आर का प्रतिरोध जो है वो घटता चला जाएगा, इसीलिए इसका आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 15वां। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ए चालक के पदार्थ पर, बी चालक की लंबाई पर, सी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, डी चालक के प्रतिरोध पर। तो इसका आंसर होगा चालक की पदार्थ पर। अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला बताया था आर बराबर रो एल अपॉन ए। जो रेल होता है, रो होता है, वही चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। पर चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो किसी पे भी नहीं निर्भर करता, वो उसके पदार्थ पे निर्भर करता। अगर आपने उस चालक, समझ लीजिए कि आपने तांबा लिया है, अगर 1 किलो तांबा लिया हो, या मान लीजिए कि आप 10 मीटर तांबा लिए हो या 20 मीटर तांबा लिए, पर उन तांबों का विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा एक समान ही होगा। पर अगर वही आपने 1 मीटर तांबा लिया है और 1 मीटर चांदी लिया, तो उनका विशिष्ट प्रतिरोध अलग हो जाएगा। यहाँ पे पदार्थ अगर चाहे आप कितना भी ले लें, उनका विशिष्ट प्रतिरोध वही रहेगा, पर अगर पदार्थ बदल जाता है तो उनका विशिष्ट प्रतिरोध भी बदल जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। उच्च प्रतिरोध और निम्न धारा पाने के लिए बैटरियों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? ए समांतर में, बी श्रेणी में, सी मिश्रित में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा श्रेणी में। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि उच्च प्रतिरोध और निम्न धारा, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि उच्च प्रतिरोध और निम्न धारा पाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं बैटरियों में? तो हम लोग श्रेणी का प्रयोग करते हैं। श्रेणी में देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि एक हिसाब से आप रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, प्रतिरोध जोड़ते हैं, तो उसमें देखते हैं कि सीरीज में अगर जब जोड़ते हैं उनको श्रेणी में, तो उनकी जो धाराएं सब में एक समान होती हैं। पर उनका अगर प्रतिरोध जोड़ें तो अगर किसी का 2 ओम हो या किसी का 3 ओम हो या किसी का 4 ओम, सबको आप एक साथ जोड़ेंगे तो उनका प्रतिरोध जो है बढ़ जाएगा। पर धारा के अगर 2 एम्पियर दे रहे हैं तो 2 एम्पियर, तो ऐसे ही बैटरी होती है। अगर बैटरी आप श्रेणी में जोड़े हैं तो उनकी धाराएँ जो हैं वह निम्न हो जाएंगे, क्योंकि वो सब में एक ही समान धारा 2 एम्पियर है तो 2 ही एम्पियर बहेगी। पर अगर आप प्रतिरोध देखें तो प्रतिरोध सबका कुछ ना कुछ होता है। तो अगर 2 एम्पियर इसका है तो 2 ओम इसका है, तो पहली बैटरी का दूसरे का भी 2 है, तीसरी का भी 2 है, तो सबको मिला लेंगे 6 हो जाएगा, पर धारा 2 ही एम्पियर बहेगी। अगर आप उसी बैटरी को पैरेलल में जोड़ दें, मतलब कि समांतर में जोड़ दें, तब उस वक्त में वोल्टेज आपका कम हो जाएगा और धारा का मान अधिक हो जाएगा और प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। धारिता एक राशि है। ए सदिश, बी अदिश, सी कहा नहीं जा सकता, डी कभी कभी सदिश अथवा अदिश। तो इसका आंसर होगा बी अदिश। धारिता पे देखिए न इसका कोई परिमाण होता है न कोई दिशा होती है इसकी, इसीलिए ये अदिश राशि कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। वह बल जो विद्युत को चलाता है डैश कहलाता है। ए विद्युत धारा, बी प्रतिरोध, सी विद्युत वाहक बल, डी आवेश। तो इसका आंसर होगा सी विद्युत वाहक बल। देखिए दोस्तों, इसके नाम से ही पता चलता है विद्युत वाहक बल। विद्युत मतलब जो धारा हुआ, वाहक मतलब जो लेने जाने वाला, बल मतलब दबाव। तो दोस्तों जो विद्युत का विद्युत धारा, विद्युत कैसे प्रभावित होती है? जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूसरी जगह, आवेश जो होते हैं वो एक से दूसरी जगह प्रवाहित होते हैं तभी होती है आवेश एक दूसरे जो। तो धारा, आवेश की प्रवाह की दर को ही हम धारा कहते हैं। तो अब उन आवेशों को एक जगह से, एक छोर से दूसरे छोर ले जाने के लिए तो कुछ चाहिए। जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर हम कोई सामान रख दें और उसे जब तक ढकेले ना या बल ना लगाएं तब तक वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी। तो इसीलिए इसमें भी यही होता है कि इसमें जब तक हम इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह तक न ढकेलें तब तक वो भी नहीं जाएंगे आगे। तो इसीलिए उसमें विद्युत वाहक बल हम देते हैं, जिससे हम वोल्टेज भी कर सकते हैं या इसे भी। तो हम जब एक दबाव देते हैं तब वो एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो वही से धारा प्रवाहित होता है। इसीलिए इसका आंसर होगा सी विद्युत वाहक बल। चलिए क्वेश्चन नंबर 19वें पे आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19वें से स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप चाहते हैं कि मैं और अधिक से अधिक वीडियो बनाऊँ तो आप इस
सब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हो सके तो आप चाहते हैं कि और इसमें इम्प्रूवमेंट मैं करूं और सारी चीज़ें लेके आऊं, तो आपके लिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और शेयर ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 19वें पे आते हैं। प्रतिरोधक लोड में शक्ति क्षय निम्न में से किस के समानुपाती होता है? ए धारा के, बी 1 धारा के, सी 1 धारा के वर्ग के, जिसे हम धारा गुणे धारा लिख सकते हैं, डी धारा के वर्ग के। तो इसका आंसर होगा डी धारा के वर्ग के। देखिए प्रतिरोधक लोड में शक्ति क्षय किसके, तो प्रतिरोधक लोड में जो शक्ति क्षय होता है तो देखिए क्या होता है, इसका सूत्र होता है P बराबर I²R होता है। P बराबर जो होता है I²R, शक्ति क्षय का फार्मूला प्रतिरोधक लोड में। तो P जो होता है पावर हो गया, I जो हो गया वो धारा हो गया, R जो हो गया प्रतिरोधक। तो ये सूत्र होता है प्रतिरोधक लोड में शक्ति क्षय I²R। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि P जो है I² के बराबर, मतलब I जो होता है वो धारा होता है, तो इसीलिए हमने कहा धारा के वर्ग के होता है। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 20वें पे। अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, किस पे निर्भर करता है? तो इसका पहला ताप पर निर्भर नहीं करता, बी क्रॉस सेक्शन क्षेत्र एवं चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, सी सभी ताप पर स्थिर रहता है, डी किसी निश्चित ताप पर स्थिर रहता है, और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर होगा डी किसी निश्चित ताप पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। दोस्तों अभी देखिए मैंने पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपकी इससे डिस्कशन किया था विशिष्ट प्रतिरोध पे, कि विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उस हर एक ही पदार्थ के लिए या एक ही चालक के लिए समान होता है, पर जबकि अलग अलग चालकों के लिए अलग अलग होता है। और आपको ये भी बता दूं कि ये एक निश्चित ताप पर समान होते हैं, एक निश्चित ताप पर उनका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो समान रहता है, पर ताप बढ़ने पे इनका परिवर्तन आता है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को क्वेश्चन को समाप्त करते हैं और इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। थैंक यू।